Hi everyone, welcome to the fifth part of the chapter that is portfolio management overview. तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट ETFs. ETF उसने बनाया है जिसको लगता है कि ओपन एंडेड वाले भी मज़े चाहिए और क्लोज्ड एंडेड वाले फंड के भी मज़े चाहिए. कैसे? ओपन एंडेड वाला कहता है मैं आपको सही वैल्यू पे ट्रेड कराऊंगा, फेयर वैल्यू पे ट्रेड कराऊंगा, लेकिन आपको डेली आप 10 बार 20 बार आप बाय सेल करना चाहते हो वो अलाउ नहीं करूंगा, डे एंड पे ही करूंगा. तो डे एंड वाली बुरी चीज़ होगी लेकिन फेयर वैल्यू अच्छी चीज़ होगी. क्लोज एंडेड कहता है मैं एक्सचेंज पे लिस्टेड हूँ, बाय सेल आपको 10-20 बार करना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैल्यू हो सकता है प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे हो जाए. तो ETF एक ऐसा है जो कि अच्छे कॉम्बिनेशन ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड के जोड़ देगा और कहेगा ये लो एक ETF. कैसे होगा? ETF फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो ऑब्वियसली एक्सचेंज पे लिस्टेड होगा जिस पे बाय सेलिंग होगी, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशलिस्ट अपॉइंट होता है. वो स्पेशलिस्ट इंश्योर करता है कि आपका जो फंड है, आपकी जो फंड की वैल्यू है, आपकी जो NAV है वो एक ट्रू वैल्यू पे ट्रेड करे. कैसे? अगर फंड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ऊपर जा रही है तो सेलिंग करने लग जाएगा, और अगर डिस्काउंट पे जा रही है तो बाइंग करने लग जाएगा, सच दैट कि वो एक ट्रू वैल्यू पे ट्रेड करेगा. एक लेट से मैंने एक कंपनी के ETFs मैंने बाय किए हुए हैं. लेट से फंड वैल्यूज 50 करोड़, मैंने 1 करोड़ के लिए हुए हैं, और अगर मैं 1 करोड़ की सेलिंग करने आऊँगा तो उस केस में क्या होगा? फंड की वैल्यू गिर जाएगी, NAV गिर जाएगी. तो जब भी एक बड़ा पार्टिसिपेंट आता है सेल करने के लिए, लेट से गोल्ड ETF की बात करते हैं, एक ETF है जो कि गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि मुझे अपना ETF सेल करना है, मुझे बेचने दो. तो स्पेशलिस्ट बोलेगा एक काम कर भाई, ये ETF के अंदर क्या है? गोल्ड है ना, तू मुझे अपने यूनिट दे दे, मैं तुझे बदले में गोल्ड दे देता हूँ, तू गोल्ड ले और गोल्ड जाके बेच, मेरे फंड को मत खराब कर. दिस इज हाउ कि अगर एक मेजर बाइंग या मेजर सेलिंग आती है तो उस केस में इस तरीके से हैंडल होती है कि हाँ भाई तुझे ETF बाय करना है, तो बाय करके प्राइस को बढ़ा देगा. एक काम कर, रुक, ये ले, तू मुझे पैसे दे दे, मैं तुझे बदले में, वो मुझे पैसे देता है, मैं आराम से गोल्ड ले लेता हूँ, जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसके अंडरलाइंग वो मैं ले लेता हूँ, आराम से तुझे मैं इशू कर देता हूँ. तो एक काम कर, तू फंड को मत छीट. तो इस तरीके से प्राइस थोड़ा स्टेबल रहता है, प्राइस अराउंड द NAV रहता है. वही चीज़ इसके अंदर एक्सप्लेन्ड है. राइट. आगे हम बात करते हैं हेज फंड की. हेज फंड एक प्राइवेट इक्विटी फंड की तरह होता है, मतलब कि इसमें HNI क्लाइंट्स हो गए जिनकी वर्थ एक बहुत सिग्निफिकेंट होती है, लेट से 7 करोड़, जो एक जनरल रहती है इंडियन टर्म्स में, रुपीज़ में बता रहा हूँ, 7 करोड़ 8 करोड़ फंड्स इनके होता है. सेकेंडली 1 करोड़ उनकी एनुअल इनकम होती है, या 1 करोड़ फंड वो मैनेज करने के लिए देते हैं. इस तरीके से कुछ कंडीशंस होती हैं. ये एक LLP के फॉर्म में सेटअप होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के फॉर्म में. इसमें जो पार्टनर्स होते हैं वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब जो भी उसके अंदर इन्वेस्टर्स होंगे वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं. से $1 लाख से ज़्यादा होता है जनरली. एंड जनरल पार्टनर जो कि मैनेजर होता है वो उन फंड्स को मैनेज करता है. अलग अलग कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज में डेरिवेटिव स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, स्टॉक्स हो सकते हैं, लॉन्ग शॉर्ट हो सकते हैं, क्वांट्स हो सकती है, मतलब बहुत ही अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजी होती है जिससे वो कहता है कि मैं मार्केट को आउट परफॉर्म करके दिखाऊंगा. एक फैक्ट बताऊं आपको, दुनिया में जितने भी हेज फंड्स बने हैं 99% हेज फंड्स हैव गॉन बैंकरप्ट. तो जो कहते हैं हम सुपर नॉर्मल दिखाएंगे, उनका सुपर नॉर्मल कुछ नहीं होता, वो बैंकरप्ट हो जाते हैं अब तक जो देखा गया है. बहुत ज़्यादा शॉर्टिंग करते हैं, हाई लेवरेज, ऑब्वियसली डेरिवेटिव्स का यूज़ करते हैं, एंड डेरिवेटिव्स ऑपरेट लाइक अ ब्लैक बॉक्स. वो बताते नहीं है क्या स्ट्रैटेजी है, मेरी सीक्रेट स्ट्रैटेजी मैं आपको नहीं बताऊंगा, बट ऑब्वियसली यू कैन सी फंड की वैल्यू कितनी ओवर द टाइम ग्रो कर रही है. अगली बात कर रहे हैं हेज फंड क्यों. म्यूचुअल फंड एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड बहुत ही सेफ गेम खेलता है कि भाई हम सेफ सिक्योरिटीज़ में, अच्छी सिक्योरिटीज़ में जिनका सब नाम जानते हैं, मैं तो उसमें पैसा लगाऊंगा, और एक सिक्योरिटी में, 2 सिक्योरिटी में पैसा लगाऊंगा, मैं 20-25 स्टॉक्स, 30 स्टॉक्स, 40 स्टॉक्स में पैसा लगाऊंगा, सच दैट कि अगर 1-2 खराब भी निकल गए तो 1-2 बहुत बढ़िया निकलेंगे, सच दैट कि एक रिस्क जो करेगा थोड़ा सा कम रहेगा. तो ये चीज़ रहता है म्यूचुअल फंड का जो स्टैंस रहता है. और म्यूचुअल फंड सिर्फ बाय कर सकते हैं, वो शॉर्ट नहीं कर सकते. सिंस म्यूचुअल फंड्स आर डाइवर्सिफाइड रहते हैं, तो उस केस में सिस्टम ऑफ इंटरनल, मतलब कंपनी स्पेसिफिक रिस्क कम हो रहा था कि अगर एक कंपनी बेकार करेगी दूसरी बढ़िया करके उस फंड को मोटा मोटी ठीक कर देगी, बट आर एक्सपोज टू सिस्टमैटिक रिस्क. लेकिन अगर पूरी मार्केट ही गिर गई तो पूरा फंड भी गिरेगा. तो उस केस में हेज फंड्स क्या करते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, सच दैट कि मार्केट गिरती है तो उनकी वैल्यू कम नहीं होती, उनकी वैल्यू मेंटेन रहती है, वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाल सकते हैं. ऑल्दो दीज पोजिशंस आर अनडाइवर्सिफाइड. लेकिन ये क्या करते हैं, हम तो 2-3 स्टॉक्स में एक्सपोजर लेंगे, अब वो आर तो मजे आ जाएंगे, और पार तो उस केस में खत्म, मतलब आर या पार वाली चीज हो जाती है इसके अंदर. दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन दी ओवरऑल मार्केट. वो एक तरह से बीटा जीरो गेम खेलते हैं. बीटा जीरो मतलब कि मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए डजंट मैटर. इन सेंस हेज फंड स्ट्राइव्स फॉर एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस एंड हेज सिस्टमैटिक रिस्क. हेज सिस्टमैटिक रिस्क मतलब बीटा को वो जीरो करके चलते हैं.
हेज फंड्स आर अनरेगुलेटेड एंटिटीज, इनके ऊपर कोई लॉज नहीं लगते। नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज, ये नहीं बताता कि मेरे पोर्टफोलियो में क्या है, कैसे स्ट्रैटेजी, क्या चीज़ चल रही है। गिवन दिस स्टेटस, अगर ऐसा कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को रिटेल के पास नहीं आने देते। रिटेल होते हैं बेवकूफ़ ना समझ, तो उस केस में ऐसे लोगों को, ऐसे एंटिटीज़ को जो अनरेगुलेटेड है, वो पैसे को कहाँ लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, जिसमें बुद्धि कम है उसको अलाउ नहीं करते। बुद्धि कम इन द सेंस, एक तो पैसा वाइज और दूसरा फाइनेंशियल नॉलेज वाइज बुद्धि की बात कर रहा हूँ, नॉट इंग्लिश, हिंदी या कम्युनिकेशन स्किल और इन सब की, या साइंस डॉक्टर वाली बात कर रहा हूँ। बट ऑब्वियसली दे विल नॉट बी अलाउड टू एडवर्टाइज, इनको एडवर्टाइज करना अलाउड नहीं है, क्योंकि पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते ये, क्योंकि पब्लिक से तभी पैसा लेते हैं जब आप डिस्क्लोज करो व्हाट यू आर गोइंग टू डू विद द मनी। जैसे आईपीओज आते हैं, उसमें बताया होता है कंपनी क्या करेगी। दे गार्नर फंड्स फ्रॉम क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स जिनके पास ब्रेन्स हो, ब्रेन्स मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी हो, एंड सेकेंडली वेल्थ हो, वेल्थ इन द सेंस 7-8 करोड़ की नेटवर्थ हो, 1 करोड़ एनुअल इनकम हो, इस तरीके से कुछ चीज़ें होती है। नॉट समथिंग यू नीड टू रिमेंबर, राइट। द जीपी जनरल पार्टनर चार्जेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस फी, वो 1% ऑफ AUM लेता है। लेट्स से मैंने एक हेज फंड स्टार्ट किया, आप सब से मैंने 2 करोड़ रुपीज़ लिए, लेट से 50 लोग हैं, तो मेरे पास 100 करोड़ का AUM आ गया। 100 करोड़ का 1% मेरी फीस रहेगी, जो कि एनुअल रहेगी। 1% ऑफ AUM एंड अ बिग अमाउंट से 10% इंसेंटिव और परफॉर्मेंस फी, 10% ऑफ रिटर्न इन एक्सेस ऑफ हर्डल रेट। आपने बोला मुझे कम से कम FD का रिटर्न चाहिए, FD का रिटर्न लेट से 4%, तो 4% से जितना एक्स्ट्रा रिटर्न आएगा, लेट से 10% रिटर्न आया तो 6% एक्स्ट्रा आया, उस 6% का 20% या उस 6% का 10%, 6% का 10% कितना हुआ, 0.6%। तो उस प्रॉफिट का 20% मेरी शेयरिंग रहेगी, या प्रॉफिट का 10% मेरी शेयरिंग रहेगी। वन शुड बी स्केप्टिकल अबाउट द फैक्ट दैट GP डज नॉट बेयर द 10% ऑफ द लॉस। लेकिन अगर आपको लॉस हुआ, लॉस मैं बेयर नहीं करूंगा। लेकिन लेट्स से 100 करोड़ का फंड है, 100 का 90 करोड़ हो गया, उस केस में मैं आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करूंगा। लेकिन 90 करोड़ का फंड फिर से अगर 100 हो गया, मैं आपसे फिर भी कुछ भी चार्ज नहीं करूंगा। जब तक हाईएस्ट एवर आपने 100 से स्टार्ट किया ना, जब तक 100 से ऊपर नहीं जाएगा तब तक मैं आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करूंगा। नीचे जाएगा बेयर नहीं करूंगा, ऊपर जाएगा लूंगा कुछ नहीं, लेकिन 100 से ऊपर जाएगा तब से आपसे चार्ज करना स्टार्ट करूंगा। दैट्स हाउ द होल थिंग इज डन। क्या डिटेल में होता है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट जो चैप्टर सब्जेक्ट है उसके अंदर हम पूरा डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। क्या क्या हेज फंड स्ट्रैटेजीज लगाता है, क्योंकि आपके मन में आ रहा होगा ये हेज फंड बता तो दिया, बट स्ट्रैटेजीज क्या क्या होती है। एक होता है इक्विटी रिलेटेड, इक्विटी मार्केट न्यूट्रल, मतलब कि बीटा जीरो स्ट्रैटेजीज, जो मैंने बताया नॉर्मली नेट एक्सपोजर जीरो लेके चलते हैं, कि कुछ स्टॉक्स को बाय करके चलते हैं, लॉन्ग लेके चलते हैं, कुछ स्टॉक्स को शॉर्ट करके चलते हैं, सच दैट कि वो आउट परफॉर्मेंस, अंडर परफॉर्मेंस के बारे में बातें करते हैं। इसको लेके मैंने एक सेशन बनाया हुआ है एट आवर फाइनेंशियल मंक ऐप, यू कैन चेक इट आउट बाय द नेम पेयर ट्रेडिंग करके मैंने बनाया हुआ है, हाउ दी स्ट्रैटेजीज एक्चुअली वर्क इन द मार्केट। लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी, कि जो भी लग रहा है यार ये तो बहुत सस्ता स्टॉक है इसको बाय कर लो, अरे ये तो बहुत महंगा स्टॉक है इसको शॉर्ट कर दो, दिस इज नोन एज लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी। लेकिन नेसेसरली इसमें ऐसा नहीं है कि बीटा जीरो होगा, बीटा स्लाइटली पॉजिटिव है, स्लाइटली नेगेटिव भी हो सकता है। डेडिकेटेड शॉर्ट बायर्स, मेरे को पूरी मार्केट ही लगती है कि गिरने वाली है, ये कोविड आ गया, रशिया आ गया, इन्फ्लेशन आ गया, या आने वाला है, ऐसा होने वाला है, मुझे लग रहा है मार्केट नीचे जाएगी, तो ये डेडिकेटेड शॉर्ट बायर्स बना के चलते हैं और सिलेक्टिवली शॉर्ट करते हैं, इनका नेगेटिव बीटा होता है। एक होता है इवेंट ड्रिवन का मतलब होता है ये स्पेशल सिचुएशंस पे काम करते हैं, मर्जर होने वाला है, एक्विजिशन होने वाला है, स्पिन ऑफ होने वाला है, कंपनी बैंकरप्सी में जाने वाली है, तो इन सब इवेंट्स पे ये एंटिसिपेशन करते हैं और उसके बेसिस पे लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस लेते हैं। अगला आता है फिक्स्ड इनकम रिलेटेड, ये तो हो गया इक्विटी जो कि हम आसानी से रिलेट कर पा रहे होंगे, बट आता है फिक्स्ड इनकम रिलेटेड, ये थोड़ा सा टफ होगा अगर क्योंकि फिक्स्ड इनकम इज समथिंग विच वी इंडियंस एक्चुअली हैवंट येट ऑब्जर्व्ड इन रियल लाइफ जस्ट एज वी हैव ऑब्जर्व्ड स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट। एक होता है कन्वर्टेबल आर्बिट्राज, एक होता है कन्वर्टेबल बॉन्ड। कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या होता है, मेरे पास एक बॉन्ड है, उस बॉन्ड को मैं शेयर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं शेयर को बाय कर सकता हूँ। मेरे पास, जिसने डेरिवेटिव्स किया उसे पता लग रहा होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आई हैव द राइट टू बाय अ शेयर, नॉट एन ऑब्लिगेशन बट अ राइट, बट अ ऑप्शन। तो राइट टू बाय अ शेयर उसे क्या कहते हैं, कॉल ऑप्शन, राइट। एक तरह से कह सकते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड इज लाइक नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड प्लस कॉल ऑप्शन, नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड प्लस कॉल ऑप्शन। मैंने देखा इस नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड की जो वैल्यू है वो 1000 रुपये है मार्केट में। मैंने देखा एक नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड मार्केट में 920 का चल रहा है। मैंने देखा उसी का शेयर का जो कॉल ऑप्शन चल रहा है वो चल रहा है लेट्स से 70 रुपीज़ चल रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये
नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड बाय कर लिया, मैंने कॉल ऑप्शन बाय कर ली, मेरे 990 रुपीज़ लगे और मैंने इस बॉन्ड को शॉर्ट कर दिया, मेरे 1000 रुपीज़ गए, मेरे पास आर्बिट्राज 10 रुपीज़ का फ्री का मेरे पास प्रॉफिट आ गया। दिस इज नोन एज कन्वर्टेबल आर्बिट्राज। जस्ट आपको नाम जाना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि इसमें से डिक करके क्वेश्चन पूछेंगे, यू जस्ट हैव टू नो हाउ दिस थिंग वर्क्स। अगला आता है फिक्स्ड इनकम आर्बिट्राज। फिक्स्ड इनकम आर्बिट्राज में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट्स को यील्ड कर्व को यील्ड कर्व स्टीपन हो रही है, इन्वर्टेड हो रही है, यू हो रही है, कैसे हो रही है, उसको लेके कुछ आर्बिट्राज निकालने की कोशिश करते हैं। डिटेल में CFA लेवल 2 में पढ़ेंगे, बट अभी इस तरीके से दिया हुआ है। अगला आता है ग्लोबल मैक्रो इमर्जिंग मार्केट स्ट्रैटेजी। जो भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं, लेट्स से इंडिया हो गया, तो उस समय हम लॉन्ग करेंगे। ब्रिक्स इकोनॉमी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ, तो इन सब में हम लॉन्ग करेंगे। और जो भी डेवलप्ड नेशंस है उनमें और कितनी डेवलपमेंट रहती होगी, बहुत स्लो ग्रोथ रेट से होती है बिकॉज ऑफ कैपिटल डीपनिंग। इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिटेल में समझेंगे ऐसा क्यों होता है कि अंडर जो डेवलपिंग नेशंस होती है उनकी स्पीड ज़्यादा होती है और डेवलप्ड नेशंस की स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है। तो इस तरीके से लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी बनाते हैं। इमर्जिंग वालों को लॉन्ग करो, जो इमर्ज ऑलरेडी है या जो डेवलप्ड है उनको थोड़ा शॉर्ट करो। ग्लोबल मैक्रो स्ट्रैटेजी, ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड स्ट्रैटेजी होती है जिसमें लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी बनाते हैं, अलग अलग करेंसी में, अलग अलग सिक्योरिटी में, इंटरेस्ट रेट्स को लेके, मतलब काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर होल चैप्टर। थैंक यू, बाय बाय।